हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास 7 के इतिहास की एनसीईआरटी, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। मैं सिंप्लीफाई करूँगी एनसीईआरटी को। तैयार हो जाइए आप अपना पेन, ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप ले करके। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का चैप्टर क्या बताता है। इसका आज चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आज बात होगी जनजातियों के बारे में, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में, जिनके बारे में अभी तक हमने क्लास 6 की भी एनसीईआरटी पढ़ी, 7 की भी पढ़ी, लेकिन उनमें बात नहीं हुई है इनकी, या बहुत ही कम, बहुत ही रेयर बात हुई है थोड़ा बहुत। आज इन पर थोड़ी सी डिटेल में बात होगी। तो देखते हैं अध्याय 2 और 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। मैं ये इंश्योर कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन समझ रहे होंगे, क्योंकि पहले के चैप्टर्स में हम ऑलरेडी इन्हें समझ चुके हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो ये बताया जाएगा कि जो सामाजिक परिवर्तन था वो हर जगह एक तरीके का नहीं था। इनफैक्ट कोई भी परिवर्तन जो होता है वो हर जगह एक तरीके का नहीं होता है। और पर ये परिवर्तन अलग अलग क्यों हुआ, कैसे किसी समाज में धीरे हुआ, किसी समाज में जल्दी हुआ, तो वो हम अभी देखेंगे। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। वर्ण के नियमानुसार आपने देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब में ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणी कम की वजह से हुआ। श्रेणी कम का मतलब क्या, कि जैसे सवार और जात बताया गया था मुगलों वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, तो उसमें जिसके पास ज़्यादा जात रहती थी उसके जो है वो उसका पद ज़्यादा बड़ा रहता था। फिर पद के हिसाब से उनकी श्रेणी होती थी, उनका वेतन होता था, उनका प्रतिष्ठा होती थी। तो वो था श्रेणीबद्ध समाज। तो एनसीईआरटी का जो एक एक वर्ड है वो अपने आप में एक एक पूरा थीम लिए हुए है कि श्रेणीबद्ध समाज अगर यहाँ पे एनसीईआरटी यूज़ कर रही है तो वो बता चुकी है कि श्रेणीबद्ध समाज क्या था मुगलों और सुल्तानों के टाइम में। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। जब 1 बाय 1 आप पढ़ते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से बात कर रही है। फिर आपको एक एक शब्द को एक्सप्लेन करना नहीं ज़रूरी होगा, आप समझते हुए चले जाएंगे। जैसे वर्ण नियमानुसार हो गया, तो वर्ण व्यवस्था में आपको समझना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था धर्म व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य सब आते हैं। नेक्स्ट है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, कि बड़े शहर से परे जो जनजातीय समाज थे वो कैसे थे। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। तो ये जनजातियों की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है कि जनजातियों की पहचान कैसे की जाए, कि जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मान रहे हैं, वो असमान वर्गों में भी विभाजित नहीं है, वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, सब तरीके की इक्वलिटी है, तो वो जो है वो जनजातियाँ हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी कि जो जनजातियां हैं वो कई टाइप की हैं। कुछ हैं जो कृषि करती हैं, कुछ हैं जो पशुपालक हैं, और कुछ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती हैं, वो खानाबदोश हैं। लेकिन ये सब जनजातियाँ इसलिए हैं क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं है, उनके अपने आपस के जो भी उनका कुल है उसमें भेदभाव नहीं है, कोई असमान मतलब ऊंच नीच की संरचना या वर्ण वाला व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है इनके बीच।
और ये अपने खुद के बनाए जो नियम हैं उसके आधार पर परिवार के बीच में इनका बंटवारा करते थे। ये शासन या इन सब का नियम नहीं मान रहे थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। यानी कि कभी कभी जो अव्यवस्था चल रही थी उनसे टकराव भी होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो अस्तित्व है, जो अपनी स्वतंत्रता है, उनको बरकरार रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। यानी कि अगर देखा जाए तो जो संबंध थे, जो दो समाज एक साथ में चल रहे थे, एक जनजातीय समाज और एक नॉर्मल जो समाज चल रहा था, तो उनमें जो जाति आधारित समाज था उनमें टकराव तो होते थे, लेकिन उनमें आपस की निर्भरता भी थी। और किस तरीके की निर्भरता थी ये आगे चल के हम जानेंगे। आगे देखते हैं, जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, बहुत कम जानकारी मिली है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। यानी कि इनके बारे में पहली बात तो कम जानकारी देने का कारण वो ये था कि इनके पास कोई लिखित दस्तावेज थे नहीं, ऐतिहासिक जो इनके अभिलेख वगैरह हैं वो सब है नहीं, तो इनके बारे में पता ही कहाँ से चलेगा। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। इनके पास जो है वाचिक परंपरा है और मौखिक परंपरा है, जिसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो ये सब हाईलाइट करने वाले लाइन हैं। खोखर जनजाति, यहाँ बाद में गोखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। अरे वाह, मतलब ये सब आपको नोट करने की ज़रूरत है कि जो भी जिन्होंने कुछ किया है जो हाईलाइट में है। तो ये कि पंजाब में जो खोखर जनजाति थी उनके बाद क्या हुआ, 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद गोखर जो है गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और जो उनके मुखिया थे कमाल खान गख्खर, उनको बादशाह अकबर ने मनसबदारी भी दी थी। मनसबदारी से अब मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप मनसबदारी समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले ही चैप्टर में मनसबदारी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है एनसीईआरटी ने। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला चैप्टर जा करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्रफल था। यानी कि मुल्तान और सिंध मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाहा और अरघुन, ये सब जब जनजातियों को अगर आपसे एनसीईआरटी पूछेगी ना, तो इधर के साइड में, इधर सिंध और जो मुल्तान आएंगे, इधर पे देखिए आप, यहाँ पे अरघुन है, यहाँ पे लंगाहा है, तो ये जगह हैं। और यहाँ पे खोखर है, यहाँ पे गोखर है, ये जो मैप में है खोखर जनजाति, जुंजुहा, गख्खर, तो ये इधर की जनजाति है। बस ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस टाइम में थी, ये अकबर के टाइम में है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में, कौन सी सदी में है, एक थोड़ा सा आपको अंदाज़ा रहना चाहिए, और कौन से क्षेत्र में है वो अंदाज़ा रहना चाहिए। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये जो बलूची लिखा हुआ है ना, ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। यानी कि इनका मतलब छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा एरिया था, और इन्होंने अपने एरिया को अलग अलग मुखिया वाले कई कुलों में बांटा हुआ था। ये जो बलोच जनजाति है,
और ये सब एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। गड्डी गडरियों को तो कितनी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां पूरी तरह प्रभुत्व था। अहोम जनजाति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आगे एनसीईआरटी बताएगी भी। और यहाँ पे मतलब पश्चिमी हिमालय में, यहाँ पे हिमाचल के साइड में यहाँ पे गडरिया रहते हैं यहाँ पे लगभग। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अब ये चेर क्या है? चेर तो आपने पढ़ चुके हैं, चोल चेर और पांडे, वो वाले चेर नहीं है, ये जनजातियों वाले चेर हैं। सॉरी। तो ये चेर जनजाति है। मैं जिनको भी हाईलाइट कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, वो आपको रिवीजन करने में फिर हेल्प करेंगी। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजमान सिंह ने सन 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। यानी कि चेर जो थी उनको अधीनस्थ कर लिया था पहले तो, मतलब शाहजहां ने लूटा था पर अच्छी तरह से अधीनस्थ नहीं कर पाए थे, तो फिर औरंगजेब के टाइम में वो अधीनस्थ हो गए थे। और यहाँ पे जो दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति थी वो मुंडा और संताल थे। मुंडा और संताल तो इतनी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं कि इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कुल में बटे हुए थे बलोच। मुंडा कहाँ पे? यहाँ पे है मुंडा, यहाँ पे चेर है, यहाँ पे संतालन, ओरोन है। तो इस एरिया को, इन सबको बहुत अच्छे से आपको देखना है। और बहुत सारी जो भी जनजातियां हैं, जनजातियों को बहुत ध्यान से आपको स्टडी करना है और मैप में आपको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए लोकेट कर करके कि कहाँ पे हैं भील, कहाँ पे हैं समास, कोली, जटावास। भील यहाँ पे भी हैं, काटकरीस है, बिराद है, कोरगा है, वेतर, वादागस, मारवाड़ आपको सुन के लगेगा कि यहाँ राजस्थान की जाति होगी जनजातियों की, लेकिन ये यहाँ पे है। और चेर आपको इधर की जनजाति लगेगी, लेकिन ये यहाँ पे है। कोयास और खोंड, गोंडवाना, गोंड, बैगर्स, खासी, कचरीस, नागा। तो ये सब जो हैं आपको अच्छे से रीड करना है, थोड़ा आराम से रीड करना है, देखना है, इनको याद करना है, ताकि अगर आपको आए कि ये जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, किस क्षेत्र की जनजाति है, तो आप वहाँ पे ऑप्शंस देख के एटलीस्ट याद कर सके कि ये किस एरिया में होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बिरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। वही जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, मैप से पढ़ना है। भील, कोली, काटरीस, बिरान, ये सब इधर की जनजातियाँ हैं। इधर की कुछ अलग जनजातियाँ हैं, यहाँ बीच की कुछ अलग हैं, यहाँ कुछ अलग, मतलब जनजातियाँ हर जगह नहीं हैं। मेन यहाँ पे जो है आप देखेंगे जाति आधारित समाज चल रहा था, सारे राज्य चल रहे थे, तो यहाँ पे जनजातियाँ उतनी नहीं हैं। जनजातियों के जो क्षेत्र हैं वो इधर और ये सब जो क्षेत्र हैं वो इलाके जनजातियों के बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इन सब पे पकड़ भी बहुत अच्छी नहीं बना पाती थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यानी जो भील जनजाति थी वो धीरे धीरे बदल भी रही थी। वो जमींदारी और खेतिहर भी मतलब ये सब चीज़ें कर रहे थे, मुख्य धारा में आ रहे थे। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं, ये देखिए चित्र, ऐसे ये रहते थे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, चित्र इस चित्र में चल रहा है। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुँचाते थे।
यानी मध्य एशिया के व्यापारी मेवा वगैरह लेकर के आए हैं और जो बंजारे हैं जो स्थानीय बाज़ारों तक उनको पहुंचा रहे हैं। अब ये बंजारे कौन हैं? एक नया टर्म्स आया है बंजारे, देखते हैं। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश के बारे में क्या है? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खानाबदोश क्या थे? ये घूमने वाले प्राणी थे, ये अपने जानवरों के साथ घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। यानी कि ये वस्तु विनिमय करते थे, अपने पशु आधारित उत्पाद देते थे और उनके कृषि आधारित उत्पाद लेते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां तांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। आप रिसेंट के यूपीएससी के पेपर देखेंगे ना, तो बंजारों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो टांडा है, अब जब बंजारा पूछा जा चुका है तो बंजारा से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। टांडा क्या है? उनके कारवां को टांडा बोलते हैं। सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। ये बंजारे जो है कैसे काम करते थे? किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। मतलब जब विशाल सेना चलती थी तो 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे। यानी तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बंजारों का तांडा है, कारवां है, कितना बड़ा रहा होगा। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नृत्य गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशाली समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। यानी कि वो हर जगह फिर से घूमते रहते हैं, यानी कि जहाँ पे सामान उनका लेना देना है, बेचना है या उठाना है, तो उस तरीके से वो वहाँ पहुँच करके लेते रहते हैं। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। ये जो वर्णन है ना, इन्हें बहुत अच्छे से समझना है, देखना है। पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। क्या वर्णन किया है? सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन मतलब एकदम ऐसा ही है कि चलते रहो, कहीं पे रुक जाओ, फिर चलते रहो। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से ये किन मायनों में भिन्न या समान है? तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हमारे गांव में तो कुछ बिचौलिए आते थे जो धान, गेहूँ इन सब के टाइम में आ जाते थे और सामान खरीद के ले जाना, उनको मंडी तक बेचना। तो उस तरीके का काम बंजारे करते थे और बड़े लेवल पे करते थे। अब तो ऐसा तरीका है नहीं। अब तो जो सामान वगैरह हैं वो गाड़ियों से भेजे जा रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ट्रेनों से हो रहा है, मालगाड़ियों से हो रहा है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। यानी कि सिर्फ अनाज और सामान वगैरह ही नहीं, जानवरों को भी बेचने और खरीदने का काम होता था।
छोटे मोटे फेरी वालों की भी विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों, गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। आप रिलेट कर सकते हैं, आज भी फेरी वाले आते हैं गाँव में चद्दर बेचने, चटाई बेचने, ये सब का काम करने, और वो हमें कभी कभी ही दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखते। साथ में नर्तक वगैरह आते हैं, जो किन्नर लोग आते हैं, बधाई वगैरह पे डांस करने आते हैं, नट वगैरह आते रहते हैं कभी कभी ओकेशनली। तो इन सब का काम है कि ये घूम घूम कर कहीं कहीं अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, अपनी जीविका चलाते हुए रहते हैं। कांस्य मगरमच्छ, कुट्टिया कोंड जनजाति उड़ीसा, इन्होंने कांस्य का मगरमच्छ बनाया हुआ है। आपके लिए होमवर्क है कि कांसा कैसे बनता है। हड़प्पा वासी कांसा बनाते थे, पीतल में क्या मिलाते थे जो कांसा बनता था। बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां। देखते हैं अब इनमें जो समाज कैसे बदला। हमने अभी जनजातियों को समझा, खानाबदोशों को समझा, अब इनका समाज किस तरीके से बदला, नई जनजातियां कैसे हुई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अभी तक तो क्या था कि सिर्फ 4 ही वर्ण में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो पर अब क्या हो गया, अब जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ने लगी, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वो सजावट के सामान खरीद रहे हैं या अपने लाइफस्टाइल को ईजी बनाने के लिए दूसरे सामान खरीद रहे हैं, तो अब उन्हें ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे जैसे ज़रूरत एक दूसरे से बढ़ रही है तो फिर एक दूसरे को मान्यता भी मिलती जाती है। जैसे ही चीज़ों की ज़रूरत बढ़ रही है तो सुनार, लोहार, बढ़ई, इन सबको भी जाति आधारित समाज में मान्यता दे दी गई, उन्हें भी एक जाति बना दिया गया। तो अब वर्ण व्यवस्था से जाति में लोग कन्वर्ट होने लगे और अब ये वैरायटी बढ़ने लगी। तो जो जनजातीय लोग थे उनके पास शिल्प अच्छे अच्छे थे, जो घुमंतु थे, जो ये सब थे, उनके पास शिल्प थे। तो वो भी कुछ कुछ लोग क्या हुए कि कुछ कुछ लोग इस जाति आधारित व्यवस्था में आना स्वीकार कर लिया। हालांकि सब नहीं आएंगे पर धीरे धीरे। तो वर्ण की बजाय अब समाज का जो संगठन का आधार वो क्या है, वो जाति बन गई। इस तरीके से बदलाव आया। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयर के 12वीं सदी के अभिलेख में ब्राह्मणों की सभा तो आप पढ़ चुके हैं। उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। विरतकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। यानी कि किस तरीके से जो ब्राह्मणों की एक सभा है तो वो जातियों का किस तरीके से निर्धारण कर रहे हैं और उनको किस किस काम के लिए अलाउ कर रहे हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उनका जो हुनर है, लकड़ी तराशना, जो रथकार हैं, तो लकड़ी तराशने के जो भी काम हो सकते हैं, चाहे वो मंदिर के द्वार बनाने के हों, गाड़ियों का निर्माण हो, मूर्तियाँ, चाहे कुछ भी हो, उन सब के लिए उनको अलाउ कर रहे हैं। और ये कब का टाइम बताया जा रहा है, 11वीं 12वीं शताब्दी का टाइम चल रहा है। हम क्लास 7 में जो पढ़ रहे हैं, हम 7वीं से 17वीं शताब्दी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके क्लास 6 में हमने पढ़ लिया था, हमने 6वीं शताब्दी तक पढ़ लिया था, मतलब कि 6वीं सदी तक। अब हम 7वीं से 17वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे इसमें। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत और गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। कि क्षत्रियों के बीच, मतलब ब्राह्मणों के बीच भी जैसे जैसे नए नए आ रहे हैं, जातियां आ रही हैं, वैसे वैसे ही राजपूतों के बीच में भी आ रही हैं, क्षत्रियों के बीच भी आ रही हैं। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। किस टाइप की जातियाँ आ रही हैं, इस टाइप की। ये सब लड़ाकू जातियाँ हैं, क्षत्रिय जातियाँ हैं। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में
कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। आपने पिछले अध्याय में देखा भी था कि कैसे दंती दुर्ग ने क्या, राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ कर लिया था, अनुष्ठान कर लिया था और खुद को क्षत्रिय घोषित कर लिया। तो वैसे ही जब कुछ कुछ जो दूसरी जातियों में भी लोग हैं पर उनका मन है, महत्वाकांक्षी है कि वो उन्हें दूसरे काम पसंद है, तो वो अपने आप को उसमें शामिल करने के लिए प्रयत्न भी करते थे। तो हर कई तरीका होता है किसी समाज को चेंज होने का, तो हर तरीका इस तरीके का था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी, धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन लिया उन्होंने, लेकिन जो केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। जो शासक वर्ग में सब नहीं आ सकते थे, सब मेन जनता मुख्य धारा में आ गए, लेकिन शासक वर्ग में जिनमें थोड़ी ताकत रही होगी, जिनमें जो थोड़े प्रभावशाली रहे होंगे, जिनकी ज़रूरत पड़ती होगी शासकों को, वो ही अपनी पहुंच बना पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। तो चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं जनजातियों में, यहाँ पे मैप देखें आप, मैं क्लियर करती हूँ। जो यहाँ की जनजातियाँ थी इस साइड की, इन साइड की जनजातियों ने इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम में क्या था कि सारे लोग जो थे वो बराबर थे, जाति आधारित नहीं था। ऐसा नहीं था कि पहले ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र एकदम नीचे आएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो गैर बराबरी की चीज़ें नहीं थी, तो इन लोगों ने तो इस्लाम अपनाना ज़्यादा समझा। पर इधर की जो जनजातियाँ थी उन्होंने धीरे धीरे जो है जाति व्यवस्था में आना जो है वो स्वीकारा और जाति व्यवस्था में कुछ कुछ बनी रही। कुछ कुछ जनजातियों ने अपने अपने शासन भी चलाए, छोटे लेवल पे ही सही, वो शासन भी चलाती रही। पर जो इधर की खास आकर इधर की जनजातियाँ थी उन्होंने इस्लाम को धीरे धीरे कबूल लिया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव कि जो नए नए राज्य आए हैं, नए नए राज्य कैसे आए, वो ऐसे आए हैं कि वो जब जनजातीय लोगों के बीच जो सामाजिक बदलाव हुए हैं वो उनसे कहीं ना कहीं रिलेशन है कि जिससे नए राज्य का निर्माण हुआ। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं कि किस तरीके से राज्य बन रहे हैं, कि जनजातियों से राज्य कैसे बने, इसके दो उदाहरण देखते हैं हम। देखते हैं ये चित्र किसके हैं। ये गोंड महिला के चित्र हैं, गोंड जनजाति की। स्थानांतरीय कृषि क्या है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानांतरीय कृषि क्या है, कि एक जगह पे कृषि करते रहते हैं खेतों को जला करके। आप इसको बाद में जानते भी होंगे, झूम खेती, अगर आपने नाम सुना भी होगा तो आगे और भी पता चलेगा। फिर जब उर्वरता और खो जाती है तो फिर वो दूसरी जगह पे उसी तरीके से फिर से क्रिया अपनाते हैं। एक जनजाति है गोंड। अब इन्होंने कैसे क्या किया इनके बारे में देखते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना कहाँ पे है, मैं मैप क्लियर करूँ, मैं आप मैप की तरफ देखेंगे तो गोंडवाना है, ये रहा गोंडवाना। तो ये एरिया होगा उनका कुछ कुछ। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। इनका जो मेन काम था वो स्थानांतरीय कृषि था। और वो आपने स्थानांतरीय कृषि आपने पढ़ लिया कि क्या था, कि जंगलों को काटना, जलाना, उन्हें साफ करना, फिर वहाँ पे खेती करना। फिर जैसे ही वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी बंजर जैसी होने लगे तो दूसरी जगह पे कार्य करना, फिर वो उस जगह पे लौट के आते थे कुछ टाइम के बाद। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। छोटे छोटे कुलों में प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, राजा या राय, ठीक है। कुल क्या है? कुल उनका जो एक पारिवारिक है जिनका गोत्र समान है। जिस समय दिल्ली में सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। यहाँ पे जब सुल्तानों की ताकत घट रही थी, जब
कुछ तो क्या हुआ कि कुछ बड़े जो गोंड राज्य थे वो छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा आप पढ़ भी चुके हैं, आईने अकबरी उसमें था कि गढ़ कटाऊ किसने लिखा है अकबरनामा? अबुल फजल ने। तो वो सब आपको जा जा के रिवाइज करते रहना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में, अब ये जो एक नई जगह है गढ़ कटंगा, यहाँ का जो गोंड राज्य था इसमें 70,000 गाँव थे। तो ये काफ़ी बड़ा रहा होगा। हालांकि इतने छोटे से इसमें अगर 70,000 गाँव हैं तो इसका मतलब गांव बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, इसलिए 70,000 गाँव। क्या पता एक ही परिवार को एक गांव बोल दिया जाता हो। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। अब ये समझने वाली चीज़ है कि जो ये राज्य थे, जैसे गोंड राज्य था वो गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। अब 2-3 शब्द आ रहे हैं, जैसे राज्य में गढ़, फिर 84। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से समझ लीजिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ें एनसीईआरटी पूछती है। जैसे सूबा पूछ लेती है, सूबे के अंदर कौन से कुल हैं, क्या राज्य हैं, कितना बड़ा है, तो वो पूछ लेती है। तो उसी तरीके से है कि यहाँ पे गढ़ हैं, गढ़ 84 हैं। 84 गांव से मिलकर के बनता है और 84 गांव का रहता है। और फिर 84 किससे बनता है? 84 बरहोतों से बनता है। बरहोतों में 12-12 गांव हैं। 12-12 गांव के अगर कुछ कॉम्बिनेशन है, मतलब या जैसे कि 3-4 बरहोत ऐसे मिल गए तो किसी 84 में कितने बरहोत हैं तो वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे कितने 84 को मिला के गढ़ बनता है वो छोटे बड़े गढ़ों पे डिपेंड करता है। जैसे 2-4 84 मिला लिया तो एक गढ़ बन गया। और फिर यहाँ पे राज्य, सबसे बड़ी जो इकाई थी वो राज्य थी। राज्य गढ़ 84 बरहोतों। बड़े राज्य के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। कि जब बड़े राज्य उदय हुए और बड़े बने तो गोंड समाज जो है वो भी धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लिकेशन आने लगे। जैसे ही बढ़ेंगे लोग, बढ़ेंगे, राज्य बढ़ेगा, वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगती हैं, वैसे ही संभालना मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो वो जैसे ही जब बढ़ते हैं तो आर्थिक आवश्यकता बढ़ती है। इन्होंने क्या किया? ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त कर ली। अब क्यों भूमि प्राप्त कर ली गोंड राजाओं ने, क्यों किया? क्योंकि जब गोंड राजाओं को, जब वो बड़ी हाईलाइट में आएंगे तो आजू बाजू के जो भी राजा रहेंगे उनसे उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करने के लिए ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, खुद को शासक बनाने के लिए, चूँकि राजाओं की जो इच्छा होती है कि वो अपने आप को प्रशस्तियाँ लिखवाने की और अपने बारे में कुछ अच्छा बोलने की, अपने बारे में एक अच्छी छवि बनाने की, और उस वक्त जो वो काम था वो ब्राह्मण करते थे, लिखने पढ़ने का काम। तो ब्राह्मणों को ये क्या करते थे? भूमि अनुदान में दिए और प्रभावशाली बनने लगे। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई कि अब उन्होंने क्या करने की कोशिश की? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दे करके उन्हें की कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि जो समर्थन थे, जो सहमति थी, वो ब्राह्मण ही देते थे जातियों का निर्धारण। तो इन्होंने क्या कहा कि राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत थी इन्हें। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो ये सब चीज़ें थी। जो महत्वाकांक्षा बढ़ती है, अपने आप को आगे ले जाने की चीज़ें बढ़ती हैं, तो फिर धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन करना ही होता है। तो क्योंकि जब दूसरे समाज से मिलेंगे फिर उस समाज की भी चीज़ें इस समाज से कहीं ना कहीं संक्रमण की स्थिति आएगी और एक दूसरे के समाज में घुसपैठ होगी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब ये देखिए, अब मतलब ये वैवाहिक संबंध भी बना रहे हैं, रिश्तेदारी नातेदारी भी बना रहे हैं अपने आप को राजपूत जातियों में ले जाने के लिए। वही जैसे कि आज जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास में जाना चाहता है, मिडिल क्लास अपर क्लास में जाना चाहता है, वही सेम चीज़ें हैं। तब वहाँ पे जनजातियाँ जातियों में जाना चाहती थी, सेम वही पे चीज़ है। पर ये नाम याद रखिएगा ज़रूर से कि जो राजा अमन दास हैं उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र जो दलपत हैं उन्होंने
चंदेल राजपूत राजा सालबन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। रानी दुर्गावती का नाम भी सुना होगा आपने। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो ही गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। वही रानी दुर्गावती, इनका भी जिक्र आ गया। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। इसकी हार हुई और उन्होंने समर्पण नहीं किया था। समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। चित्र क्या है? एक नक्काशीदार दरवाजा है। गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश का। देखो ये इस तरीके की नक्काशियाँ करके अपने दरवाजे बनाते थे। तो दुर्गावती रानी का आपने देखा कि वो रानी थी जिन पर कि हमला किसने किया था? आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने हमला किया था। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। रानी दुर्गावती हार गई थी लेकिन उन्होंने समर्पण करना ज़रूरी नहीं समझा था। ये गोंडवाना का मानचित्र है। गोंडवाना, यहाँ पे कुछ कुछ गढ़ों के नाम दिए गए हैं। गुरहा, कुलगा, मांडला, चौरागढ़, बोईरोगढ़। ये जो गढ़ है तो आप समझ पा रहे होंगे। अब ये जो यहाँ पे गढ़ लिखा हुआ है आता है आजमगढ़ और इस टाइप के गढ़, तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कैसे गढ़ बनते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये उनका एक कैटेगरी थी कि ये गढ़ है, ये दूसरा गढ़ है। और फिर उसी तरीके से 84 वगैरह उसी में। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। ये एक राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जो इनका काम था, समृद्ध राज्य था, ये हाथी को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में शामिल थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। वही जब रानी दुर्गावती पर हमला हुआ तो गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। यानी कि जो गोंड राज्य था वो जैसे ही उदय हुआ मराठों के हमले के बाद वो धराशायी हो गया। ऐसा नहीं कि गोंड खत्म ही हो गए, लेकिन अब वो शासक नहीं रहे, अब वो नॉर्मल ज़िंदगी जी करके कहीं ना कहीं एक साइड रह रहे हैं। मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मुगल लोग अपने आसपास चाहेंगे ना कि कोई शक्तिशाली राजा ना आए ताकि वो अच्छे से राज्य कर सकें, और प्लस वो राज्य समृद्धशाली भी है तो धन का भी लालच एक लालच होता है, भूमि का लालच भी एक लालच होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो है अहोम। देखेंगे कि अहोम राज्य कैसे है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। यानी कि ये इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? म्यांमार से है। उन्होंने भुइयाँ अच्छा मतलब जिनके पास भूस्वामी है, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। कि भुइयाँ मतलब भूस्वामी है ये, तो उनको हरा दिया और उनके जगह पे नए राज्य की स्थापना की अहोम लोगों ने। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। चुटियाँ और कोच हाजो ये भी दो नए जनजातियाँ हैं। इनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने अन्य कई जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। 1660 तक आते आते, अच्छा मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट है, इनको देखना है कि इन्होंने एक बड़ा राज्य बनाया था और इन्होंने 1660 आते थे उच्च स्तरीय बारूद और तोप का भी निर्माण करना ये सीख गए। मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तेज टाइप की जनजाति थी ये जो अहोम जनजाति थी। ये इनका मैप है, यहाँ पे देखेंगे, बड़े वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे अहोम है, यहाँ पे कोच है, चुटियाँ हैं और काचरीस है, मिरिस है, डफलास है, गारो खासी जनता। तो इन सबसे तो इनके होते रहेंगे। कोच और चुटिया को तो इन्होंने हरा करके अपना पूरा राज्य ही बढ़ा लिया था। और ये आए कहाँ से थे? ये आए थे म्यांमार से। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम समझ रहे हैं आप? ये मतलब लगभग यहाँ से
1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। मुगल आप जानते हैं यहाँ पे बंगाल वगैरह, यहाँ पे बंगाल राज्य था तो यहाँ पे भी फैले हुए थे, तो ये यहाँ से हमला वगैरह कर देते थे। और किसके नेतृत्व में हमला हुआ मुगलों का? मीर जुमला के नेतृत्व में 1662 में हुआ ये। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। लेकिन मतलब उस टाइम पे तो हार गए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे वो नियंत्रण बना नहीं पाए। अब देखते हैं कि अहोम राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी। चित्र देख लेते हैं। कान के आभूषण, कबोई, नागा जनजाति, मणिपुर कि किस तरीके से शिल्प बनाते थे। ये कानों के आभूषण है, नागा जनजाति ने बनाए हैं मणिपुर से। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। पहली बात तो इनका जो राज्य था वो उनकी कोई आर्थिक, जो गोंड राज्य था, जो गढ़कटंगा था, वो तो कहीं ना कहीं हाथियों के व्यापार पे था, वन उत्पादन इन सब के बेगार पे था, मतलब इन सब के व्यापार पर आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन इनका तो बेगार पे निर्भर राज्य है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनकी कमजोरी क्या है। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक का विद्रोह आपने सुना भी होगा, तो आगे चल के आप समझ पाएंगे कि पाइकों ने क्यों विद्रोह किया होगा, कि जब इनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है तो वो विद्रोह तो करेंगे ही, किसी ना किसी दिन तो उनकी आत्मा जागेगी ही। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब उस टाइम पे आदिवासियों में अगर जनगणना की जा रही है, जनजातियों में जनगणना की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो अपने आप को अपग्रेड रख रहे हैं। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब अच्छा, जनगणना किस उद्देश्य से की जा रही है कि बेगार की व्यवस्था चलेगी कैसे, उनका सिस्टम चलेगा कैसे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। प्रत्येक गांव की बारी आती थी और निश्चित संख्या में उन्हें अपने पाइक भेजने पड़ते। पाइक का मतलब आप समझ रहे हैं, श्रमिक। और तो क्या किया गया, जब जनगणना की गई तो जहाँ पे ज़्यादा लोग थे वहाँ पे कम लोग थे, ज़्यादा लोगों को कम लोगों के इलाके में स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया तो जो उनके कुल थे वो टूट गए, छिन्न भिन्न हो गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। तो जो इनका प्रशासन था वो केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो ये इन लोग का जीवन था भाई, कि जो पुरुष लोग हैं वो युद्ध करते थे या तो यही खेती बाड़ी, निर्माण कार्य वगैरह में लगते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अब इनका समाज कैसा था, आर्थिक स्थिति तो देख लिया हमने। ये कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। जैसे वहाँ पे गढ़ कहते थे, यहाँ पे खेल चल रहा है। देख रहे हैं आपने कि एक एक शब्द के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। हम खेल का मतलब सिर्फ खेलना ही समझते हैं। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियाँ पाई जाती थी। अगर आप ध्यान देंगे तो बंगाल के ऐसे सुंदरवन के इलाके में एक जगह आती है सजना खेली, तो इसे यहाँ पे एक जगह आती है सजना खेली, और इधर पे और भी ऐसे कुछ कुछ खेली करके जगह है। तो खेली का मतलब है कि वो एक कुल है, वो एक एरिया थे, अपने टाइम में रहे होंगे, जिनको खेल कहा जा रहा है। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे। यहाँ पे जो दस्तकारों की जो है बहुत कम जातियाँ थी। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो इस तरीके से जो है इनके काम चल रहे हैं कि खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। जो खेल था वो एक उप विभाजन तो था, पर वो बड़ी इकाई थी खेल। तो लेकिन यहाँ पे क्या था कि दस्तकारी यानी कि जो शिल्पकार थे, जो हाथों से, दस्तकार का मतलब कि हाथों से बनाने वाले कुछ शिल्पकार, तो उनकी जातियाँ कम थी, इसलिए इन्हें बाहर से दस्तकार मंगाने पड़ते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। जो ग्राम समुदाय थे वो किसान उनको ज़मीन दे देते थे, और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस भी नहीं ले सकता था। मतलब राजा के अंडर नहीं था। जो समुदाय थे, ग्राम समुदाय, जैसे खेलों को मिला करके कुछ ग्राम समुदाय बन जाते होंगे, तो इस तरीके की चल रही थी इनकी
सिस्टम। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। जनजातीय देवताओं की उपासना करते, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव की बढ़ोतरी हो गई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। तो कुल मिला के बस सारा गेम यहीं से बिगड़ता है, जब ब्राह्मणों को घुसा दिया गया और उनको भूमि अनुदान में दे दी गई। और भूमि अनुदान में देने का वही कारण था कि अपने आप को मान्यता देना, अपना अस्थायित्व बढ़ाना। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया था, ये 1714 में, कि वहाँ पे हिंदू धर्म आ गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था, वो भी चल रही थी, लेकिन मेन आ गया था हिंदू धर्म यहाँ पे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी, यानी कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को, यहाँ कवियों और विद्वानों की भी व्यवस्था थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। बुरंजी जो है नामक ऐतिहासिक कृतियाँ, मतलब कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनको सम्मिलित रूप से बुरंजी कहा जाता है। निष्कर्ष क्या है? जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो ये था आज का एनसीईआरटी का चैप्टर कि किस तरीके से जनजातीय समाज जो है वो कैसे बना था और कैसे उसने सरवाइव किया। सिर्फ 2 ही जनजातियों का उदाहरण दिया गया कि वो शासक किस तरीके से शासन चले, पर ऐसे बहुत सारी जनजातियां थी जो एक छोटे लेवल पे शासन वगैरह कर रही थी। कैसे वो जाति आधारित समाज में सम्मिलित हुए, कुछ नहीं हुए। तो ये था। कल्पना करें आप ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक अच्छा 7वीं के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पर आप भी रुक करके सोच सकते हैं। जहाँ पे एनसीईआरटी अगर आपको कल्पना करने बोलती है ना, तो रुक करके थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए क्या प्रभाव पड़ेगा। कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, स्थायी जीवन नहीं जी सकते, कुछ एक जगह बैठ के करने वाले काम है वो नहीं कर सकते, पर कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग जगहों को देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप और लोगों को जानते हैं, आपका जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है वो बढ़ता है, लोगों को आप नज़दीक से समझते हैं, डर निकलता है, सब चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं वो है वर्ण, जानते ही हैं। जाति, टांडा क्या था? टांडा था बंजारों का कारवां। गढ़ क्या है? गढ़ तो आप जानते ही हैं, गोंडों का जो राज्य था वो गढ़ों में बटा हुआ था। 84 गाँव का था। बरहोत 12 गाँव। भूइयाँ जो भूमि के स्वामी है। पाइक जो है जो बेगार श्रम देते हैं। खेल क्या है? खेल राज्यों अलग अलग कुल में बटे हुए हैं। बुरुंजी क्या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। जनगणना किसने कराई थी? अहोमों ने कराई थी। और क्यों कराते थे? क्योंकि वो बेगार को अच्छे से कर सकें। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। शिव सिंह कहाँ थे? अहोम राज्य में थे। इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। और दुर्गावती कहाँ से रिलेटेड थी? गढ़कटंगा से। कुल जो है गढ़ जो है वो 84 थे। कुल जो थे वो खेल थे। टांडा जो थे वो कारवां थे। श्रमिक जो थे वो पाइक थे। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी? जातियां। यहीं से जातियां होती थी। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी वही बुरंजी। और ये सब बहुत इजी जो है वे आप हैं, ये आप कर सकते हैं। तो यही था आज का चैप्टर। आप अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो आपके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आपको जैसा भी लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में ज़रूर भेजें। मिलती हूँ मैं अगले चैप्टर को लेकर के आप सबसे। तब तक से आप सबसे विदा मांगती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।